Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of May 2021. संडे का दिन है। आज का न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 50 लेक्चर्स प्लस 10 लगभग क्वेश्चन सेट हमने तैयार कर लिए हैं। तो लगभग 60 लेक्चर्स का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द सीरीज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अभी भी आपको सारा वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ भी हर लेक्चर के साथ अटैच्ड की है मैंने, तो आपको पीडीएफ भी उसके साथ मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट थोड़ा वीक रह गया है, तो यू कैन ज्वाइन द सीरीज फ्रॉम देयर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज के सवाल देखेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए तीनों ही मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत इजीली आप आंसर कर लोगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द पीएमआई इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 100 and a score above 50 means expansion, a score below 50 means contraction. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ रिलीज्ड बाय इंडस्ट्री बॉडी फिक्की, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। देखो कि इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। हमने पहले कई बार बताया कि आईएचएस मार्केट ग्रुप है वो इसको निकालता है। हेली निक्की, आपको निक्की पता होगा, आपको निक्की आईएचएस मार्केट ग्रुप, ठीक है ना। एंड इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वन ओनली विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिफर्स टू। तो चलो ये आप मुझे बताना है, स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है। स्टेटमेंट्स आपके सामने दिख रहे होंगे आप सबको, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू टेल मी कि स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है। ये कई बार मैंने आपको पढ़ाया, 2-3 बार पढ़ाया, ठीक है ना। एंड गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर एक सवाल है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा है कि ही वॉज द 8th सिख गुरु एंड ग्रैंड फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो क्या ये सही है ना। तो आप बताइए मुझे कि क्या ये सही है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही प्लेड अ की रोल इन सेटिंग अप प्रीचिंग सेंटर्स थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। एक का आंसर मैंने बता दिया, यूएसटीआर सेकंड वाले का आंसर है। अगर आप देखें स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है, तो यूएसटीआर की रिपोर्ट है जो कि आईपी राइट्स और इन सबसे रिलेटेड है। सेकंड उसका आंसर होगा। गुरु तेग बहादुर जी में पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ही वॉज द 9th सिख गुरु नॉट द 8th सिख गुरु। तो ये 3 को सवाल थे, या तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब आगे आज मूव करेंगे मैप ऑफ द डे से। तो आज का जो मैप हमने लिया है, तो इसके पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन फेरस वाले ग्रुप का बताया था ना। मिनरल्स जो नॉन फेरस ग्रुप्स हैं वो बताए थे, जिसमें हमने बात की थी बॉक्साइट की, बात की थी कॉपर की, बात की थी। आज हम फेरस ग्रुप के मेटालिक मिनरल्स की बात करेंगे, जिसमें 2 मिनरल्स आते हैं मेन, आयरन और आपका मैंगनीज, ठीक है ना। आयरन और मैंगनीज आता है मेटालिक ग्रुप के मिनरल्स हैं, फेरस ग्रुप के, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 3 यहाँ पे लोकेशंस बताना चाहता हूँ। 3 और 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में ये पूरा स्प्रेड है। 4 मेजर रीजन्स है जहाँ पर ये स्प्रेड है। और वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं, तो पहले आपको ये दिख रहा होगा एक पार्ट, दिस पार्ट, जिसमें आपका उड़ीसा वाला पार्ट आता है, हल्का सा उड़ीसा का पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, लिटिल बिट ऑफ झारखंड आता है, ठीक है ना। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड वाला पार्ट आता है। दूसरा पार्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ द पार्ट जिसमें आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट आता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का रीजन आता है, ठीक है ना। देन आपको ये एकदम कर्नाटका का रीजन है, कर्नाटका का बहुत फेमस रीजन है कर्नाटका रीजन, तो यहाँ पे आपको कर्नाटका दिख रहा होगा, ठीक है ना। एंड लास्ट जो पार्ट है वो गोवा और ये महाराष्ट्र का पार्ट है, गोवा महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द 4 पार्ट्स। तो पहले तो ये 4 पार्ट आप याद रखिएगा कि ये 4 पार्ट्स में ये रीजन डिवाइडेड है, ठीक है ना, जहाँ पर कि आपका फेरस ग्रुप के मिनरल्स में। तो बहुत इजीली आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेजर जो आयरन ओर माइंस और आयरन ओर की जो माइंस इंपॉर्टेंट है वो कहाँ कहाँ है। तो मेजर जो आयरन ओर की माइंस है, तो ये जैसे आपको ये गुआ लिखा हुआ दिख रहा होगा, GUA, गुआ, ये झारखंड में एक इंपॉर्टेंट माइन है। झारखंड में इंपॉर्टेंट माइन है, और यहाँ पर आयरन ओर फील्ड भी है। दिस इज द आयरन ओर फील्ड्स ऑल्सो, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, आयरन ओर फील्ड्स की ही हम बात कर रहे हैं, और उन्हीं से तो यहाँ पे आपको गुआ माइंस दिख रही होंगी। आयरन और फील्ड तो है ही इस रीजन की ये, प्लस गुआ माइंस भी है। देन आपको यहाँ पे मयूरभंज दिख रहा होगा, मयूरभंज, मयूरभंज इज इन उड़ीसा, मयूरभंज माइंस भी हैं, दे आर इन उड़ीसा। देन केंदुझार, केंदुझार माइंस भी हैं। अब केंदुझार जो है वो मैंगनीज की भी हैं,
केंदुझार माइंस मैंगनीज की भी है और वहाँ पे आयरन की भी पाई जाती हैं। तो केंदुझार जो रीजन है ये आपका कहाँ पर आता है, ये उड़ीसा में आता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा उड़ीसा में आता है। और देन एक और मैंगनीज का बहुत फेमस है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ इज अगेन वेरी वेरी फेमस, आपको दिख रहा होगा ना ये उड़ीसा वाले रीजन में ही सुंदरगढ़ दिख रहा होगा। तो सुंदरगढ़ जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अगेन फॉर योर मैंगनीज। तो सुंदरगढ़ भी उड़ीसा का एक टाउन है जो कि मैंगनीज के लिए फेमस है, ये सुंदरगढ़ आपको लिखा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देख लिया। अब छत्तीसगढ़ के दो इंपॉर्टेंट आयरन ओर की जो माइंस है वो है दुर्ग में एक है आपका बैला डीला। दुर्ग और बैला डीला ये आयरन ओर वाला पार्ट है, यहाँ फील्ड्स भी हैं और माइंस भी हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की ही है दुर्ग और बैला डीला, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंगनीज के भी इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। मैंगनीज का इंपॉर्टेंट रीजन एक तो बालाघाट है, यहाँ पे बालाघाट मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, बालाघाट इज इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे दिख रहा है। देन मध्य महाराष्ट्र का नागपुर रीजन और भंडारा माइंस, नागपुर और भंडारा में भी आपके मैंगनीज की माइंस मिल जाएंगी। मैंगनीज माइंस कहाँ कहाँ मिल जाएगी, नागपुर और भंडारा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। फिर आपको चंद्रपुर एक इंपॉर्टेंट माइन दिख रही है, चंद्रपुर माइन दिख रहा होगा, दिस इज आयरन ओर माइन चंद्रपुर, ये भी महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में आयरन ओर की कौन सी बताई मैंने, चंद्रपुर, और महाराष्ट्र में मैंने आपको मैंगनीज की कौन कौन सी बताई, नागपुर और भंडारा बताई, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की हैं दुर्ग और बैलाडीला। उड़ीसा में आपका केंदुझार है जो कि केंदुझार आपका मैंगनीज और आयरन ओर दोनों की है। मयूरभंज है जो कि आपकी आयरन ओर की है। सुंदरगढ़ है जो केवल मैंगनीज की है। ऐसे ही झारखंड में गुआ जो है वो केवल आयरन ओर की माइंस है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं कर्नाटका वाले पार्ट में। कर्नाटका का रीजन भी बहुत फेमस है, यहाँ पे बेल्लारी, सबसे पहले कर्नाटका में ही बेल्लारी है, आयरन ओर माइंस हैं। तुमकुरू, तुमकुरू भी आयरन ओर की माइंस हैं। चिकमंगलुरु आयरन ओर की माइन है। और कुद्रेमुख, ये चारों की चारों आपकी आयरन ओर की, आयरन ओर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रही है। मतलब कर्नाटका में बेल्लारी, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और आपकी कुद्रेमुख, दीज आर द माइंस ऑफ आयरन ओर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन इसके बाद यहाँ पे शिवमोगा दिख रहा होगा आपको। शिवमोगा इज अ माइन ऑफ मैंगनीज। शिवमोगा किसकी माइंस है, मैंगनीज की माइंस है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट ऑल्सो, इसको याद रखना आप लोग, है ना। शिवमोगा किसका है, आपका मैंगनीज का है, ठीक है। और बेल्लारी, तुमकुरू, चिकमंगलुरु और यहाँ कुद्रेमुख, दीज आर द फेमस आयरन ओर माइंस, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको महाराष्ट्र में एक और रत्नागिरी आयरन ओर माइंस दिख रहा होगा, दिस इज द रत्नागिरी आयरन ओर माइंस एंड दिस इज इन महाराष्ट्र। एंड गोवा, यहाँ मारमागांव में भी आयरन ओर की माइंस है। गोवा में मैंगनीज भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आयरन और मैंगनीज दोनों आपको गोवा वाले रीजन में दिख रहा होगा, मारमागांव और गोवा वाले रीजन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है ना। अब कुछ आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स के नाम भी हम देख लेते हैं, आयरन और जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पारादीप पोर्ट दिख रहा होगा जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। विशाखापट्टनम पोर्ट दिख रहा होगा जो कि आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है। तो ये भी पोर्ट है इंपॉर्टेंट जहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। देन मैंगलुरु पोर्ट है जो कि आपका कर्नाटका में है, मैंगलुरु। एंड मारमागांव जो पोर्ट है वो आपका ऑब्वियस सी बात है एक एक्सपोर्टिंग पोर्ट है जो कि गोवा में है, मारमागांव, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। एंड इसको याद रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार आप फिल कर लेना तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूज़ दिख रही है फ्रंट पेज में आपको, एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ गेट्स इमरजेंसी यूएस नॉट यूज़ नॉट, सॉरी, ठीक है। तो एंटी कोविड-19 की एक ड्रग जिसको कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है उसको इमरजेंसी नॉट डीसीजीआई ने दे दिया, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसने ग्रांट कर दिया परमिशन फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ एन एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ ड्रग। अब इस ड्रग का नाम क्या है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी कि 2DG, इसको 2DG बोलते हैं, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG। इसको डेवलप किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, ये आपको दिख रहा होगा लिखा, ये दिस इज द पार्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इसको लिख लेना। 2DG इसका नाम है, 2DG का फुल फॉर्म क्या है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इट्स अ लैब ऑफ द डीआरडीओ, ये डीआरडीओ की लैब है। एंड इसके साथ कोलैबोरेट किया था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद का, जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद का। तो इसने इसको अप्रूवल, इसको बनाने में मदद की थी। अब इसको अप्रूवल डीसीजीआई ने दे दिया है। अब ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो था कोविड-19 पेशेंट्स में
RT-PCR नेगेटिव कन्वर्जन में बहुत जल्दी काम कर रहा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसलिए इसको परमिशन दिया गया है। DRDO ने की एक लैब जिसका नाम मैंने आपको बता दिया उसने बनाया है। द ड्रग कम्स इन पाउडर फॉर्म इन शैशे विच इज़ टेकन ओरली बाय डिजॉल्विंग इट इन वाटर। तो इसको लेने के लिए आपको ये पाउडर फॉर्म में आता है, शैशे में आता है, एंड इसको लेने के लिए आपको पानी में घोल करके इसको पीना पड़ता है। इट एक्यूमुलेट्स इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट देयर ग्रोथ बाय स्टॉपिंग द वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो वायरस के सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को ये स्टॉप करता है। इट्स सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन इन वायरली इन्फेक्टेड सेल्स मेक दिस ड्रग यूनिक। तो इसका काम क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जो जहाँ पे भी वायरस आपको इन्फेक्ट कर रहा होगा ना वहाँ पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे वायरस के इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स हैव शोन दैट दिस मॉलिक्यूल हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन। इसमें ये भी देखा गया है कि ये इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो भी थोड़ा कम हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन की डिमांड भी घटेगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज़ एन एनालॉग ऑफ ग्लूकोज, जस्ट एक एनालॉग है ग्लूकोज का, और इस काफ़ी इट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड, बहुत इजीली इसको प्रोड्यूस किया जाता सकता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप टास्क फोर्स फॉर ऑक्सीजन एलोकेशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर से नाखुश होकर के बात अपने हाथ में ले ली है। नाउ दे हैव फॉर्म्ड अ 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स जो कि स्ट्रीमलाइन करेगी एंड इंश्योर करेगी कि इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन हो सके लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ऑन द साइंटिफिक, रेशनल एंड इक्विटेबल बेसिस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 12 मेंबर की एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि स्ट्रीमलाइन करेगी किस चीज़ को, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो लिक्विड मेडिकल आपको पता होगा जैसे कि दिल्ली ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन उसके अभी सेंटर ने उनको एलोकेट नहीं किया। सेंटर ने भी ये कोर्ट ने भी 2 से 3 बार लगभग बोल दिया कि आप इनको एलोकेट करिए, बट दैट वर्क हैज़ नॉट बीन डन येट, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पे एक जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो अब ये सारे काम करेगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 10 किल्ड इन ब्लास्ट एट लाइमस्टोन क्वेरी इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे एक लाइमस्टोन क्वेरी थी जहाँ पर कि कहाँ पर थी ये, ममिल्लापल्ली विलेज है जो कि आपका कडापा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, कडापा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे लाइमस्टोन क्वेरी में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ एंड 10 पीपल वर किल्ड इन दैट। लाइमस्टोन के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। लाइमस्टोन जो लैंडफॉर्म बनाता है, लाइमस्टोन से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स भी है, एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। कास्ट टोपोग्राफी जो होता है, KARST, कास्ट टोपोग्राफी जो होता है वो आपके लाइमस्टोन से ही फॉर्म होती है। तो कभी भी क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कास्ट टोपोग्राफी इनमें से कहाँ पाई जाती है। तो कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे लाइमस्टोन रिलेटेड टोपोग्राफी है, ये KARST, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है ना। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स बनाती है ये। एक तो आपका हो गया स्टेलेक्टाइट और एक हो गया स्टेलेगमाइट, ठीक है ना। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। अब देखो यहाँ पे स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेक्टाइट मैंने कैसे याद किया, देखो स्टेलेक हो गया एक, और एक स्टेलेग हो गया, ठीक है ना। ये हो गया ना स्टेलेक्टाइट, और एक स्टेलेगमाइट है। तो स्टेलेक्टाइट में C लिखा है, स्टेलेगमाइट में G लिखा है। C मतलब सीलिंग, तो ऊपर की सीलिंग से जो इस तरीके से जमते हैं, जम जाएंगे लाइमस्टोन के, उससे उनको जैसे कभी क्या होता है, ये सीलिंग है आपका और ये ग्राउंड है। सीलिंग से जब ऊपर से इस तरह से पॉइंटेड नीचे की ओर जब ये वहाँ पे जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो इनको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और जब ग्राउंड से ऊपर आते हैं ये, तो इनको स्टेलेगमाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लाइमस्टोन में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट और कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और दूसरे लैंडफॉर्म्स अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। और ज़्यादा लैंडफॉर्म होती है, ये तो मैंने मेन आपको बता दिए, और ज़्यादा जो है आपको पता वो मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब यहाँ पर आपको एक न्यूज़ दिख रही होगी, FCRA हर्डल में ब्लॉक द फॉरेन कोविड एड टू द हॉस्पिटल्स एंड NGOs। FCRA क्या है, FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आप सबको पता होगा, ये कई बार मैंने बताया भी है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में एक्ट आया था, जो कि फॉरेन जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं NGOs को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, इनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसके पहले जिसका प्रेडिसेसर एक्ट था वो 1976 में आया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, FCRA का पहले जो प्रेडिसेसर एक्ट था वो 1976 में आया था, और फिर उसको इसमें अमेंड करके 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रूप में इसको लाया गया, ठीक है ना।
सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब होता क्या है कि एफसीआरए एक्ट 2010 के अंदर ये दिया गया है कि जिसमें कोई भी अगर डोमेस्टिक एंटिटी है, एनी डोमेस्टिक एंटिटी विच इज़ रिसीविंग द फॉरेन मटेरियल और कैश डोनेशंस विल हैव टू गेट रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये एफसीआरए का प्रोविजन है। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हु आर होपिंग टू रिसीव द कोविड-19 रिलीफ मटेरियल फ्रॉम द ओवरसीज इंडिविजुअल्स एंड डोनर्स, दे वो ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब एफसीआरए का रूल तो अमेंड नहीं हुआ है, एफसीआरए के अंतर्गत तो एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है। तो चूंकि एफसीआरए के अंदर एग्जाम्पशन नहीं दिया गया और उसमें ये कहा गया कि पहले आपको होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से काफ़ी लोग जो डिलेमा में हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन ले नहीं पा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की मदद नहीं ले पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ शॉर्टफॉल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ये तो यहाँ पर ये सजेशन ऑथर ने ये दिया है कि बहुत जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट है उसको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए एटलीस्ट, कि फॉर द टाइम बीइंग, अभी जो कोविड का टाइम है स्पेशली, पूरे टाइम के लिए नहीं लेकिन एटलीस्ट जो ये एक्सेप्शनल टाइम्स हैं इनके लिए एफसीआरए का एग्जेम्पशन आपको देना चाहिए, कि जो आप अगर एड ले रहे हैं, फॉरेन एड ले रहे हैं, या आप इस तरीके की चीज कोई सामग्री ले रहे हैं जो कि आपको कोविड में मदद कर रही है, तो उसके लिए आपको अभी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस कैन बी डन फॉर द टाइम, फॉर लिमिटेड टाइमिंग, ठीक है ना। वन टाइम एटलीस्ट दे दो आप, कुछ भी मतलब इस तरह का वन टाइम आपको देना चाहिए। अगला जो न्यूज़ आपको दिख रहा होगा, इजरायली पुलिस पैलेस्टीन क्लैश एट अल अक्सा मॉस्क। तो यहाँ पे बस मैं आपको ये लोकेशन बताना चाहता था, इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच में क्लैश हुआ है अल अक्सा मॉस्क में, एंड दिस इज लोकेटेड इन द जेरूसलेम। याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली इन जेरूसलेम, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, अल अक्सा मॉस्क कहाँ पर है, दिस इज इन जेरूसलेम। और याद रखिएगा जेरूसलेम को इसराइल की कैपिटल प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जेरूसलेम याद रखेगा, दिस इज लोकेटेड देयर ओनली। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। WHO अप्रूव्स चाइनाज साइनोफार्म वैक्सीन। तो चाइना की जो पहली वैक्सीन जिसको कि WHO ने नॉट दिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। दिस इज द फर्स्ट चाइनीज वैक्सीन टू गेट द WHO's ग्रीन लाइट। तो WHO की ग्रीन लाइट मिलने वाली पहली वैक्सीन है ये साइनोफार्म। आई होप यू विल रिमेंबर दिस नेम, साइनोफार्म। किस कंट्री की है, चाइना की है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बता दी क्योंकि आपको पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स हेल्प कॉज ऑफ पैंगोलिन्स। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स ने पैंगोलिन्स की स्टडी की है, जिसमें उन्होंने इंडियन पैंगोलिन और जो चाइनीज़ पैंगोलिन्स हैं उनके जो कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं उनको भी उजागर किया है। अब पैंगोलिन्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। याद रखेगा, ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, फिर भी दे कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स। अब सोचिए कितने प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी ये व्हाट आर दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स। ये वर्ल्ड के मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स में आते हैं, ठीक है ना। इनके जो स्केल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और ट्रेडिशनल पर्पस से और मेडिसिनल पर्पस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहते हैं, मेडिसिनल पर्पस से काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तरीके की वैरायटी होती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ ये चीज़। एक तो होता है इंडियन पैंगोलिन जिसको हम मैनिस क्रेसी कॉर्डाटा बोलते हैं, मैनिस क्रासी कॉर्डाटा, एंड चाइनीज़ पैंगोलिन जिसको मैनिस पेंटाडेक्टाइला बोलते हैं, मैनिस पेंटाडेक्टाइला, ठीक है ना। तो एक इंडियन वाला का क्या हो गया, मैनिस क्रासी कॉर्डेटा, एंड चाइनीज़ का क्या हो गया, मैनिस पेंटाडेक्टाइला, ठीक है ना। दीज आर द टू। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की, जो इंडियन पैंगोलिन है IUCN के अकॉर्डिंग जो इंडियन पैंगोलिन है वो इंडेंजर्ड है, एंड चाइनीज़ जो पैंगोलिन है दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये भी याद रखेगा कि इंडियन पैंगोलिन्स आर इंडेंजर्ड एंड चाइनीज़ पैंगोलिन्स आर critically endangered. This is again important difference. And Chinese pangolins कहाँ पाए जाते हैं? They are found in Vietnam, Thailand, Cambodia and northeastern part of इंडिया ऑल्सो, ठीक है ना। तो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको चाइनीज़ पैंगोलिन भी मिल जाएगा। तो इंडिया में चाइनीज़ पैंगोलिन भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में चाइनीज़ पैंगोलिन नहीं मिलेगा। यूपीएससी जैसे अगर आपको दे सकता है कि चाइनीज़ पैंगोलिन इज नॉट फाउंड इन इंडिया, तो वो गलत हो जाएगा, इंडिया में भी पाया जाता है। तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर है डू शार्क्स नेविगेट यूजिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे स्टडी के बाद यही पता चला है, अ न्यू स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन द करंट बायोलॉजी। इट फाउंड दैट द फर्स्ट सॉलिड एविडेंस दैट शार्क्स ऑल्सो यूज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर देयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शार्क्स जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं फॉर देयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल।
Sharks undergo precise long distance migrations and make round trips for over 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर तक वो जाती हैं और वापस आती हैं. एंड इसका किसका यूज़ करते हैं? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. एंड यहाँ पर यूज़ ऑफ CT स्कैन एंड स्टेरॉइड्स फॉर कोविड-19 मैंने ऑलरेडी आपको पिछले बताया हुआ था कि कल परसों एक आर्टिकल दिया था कि कुछ लोग क्या है CT स्कैन का यूज़ करके जैसे कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं. एंड यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था एडिटोरियल में कि कोविड मतलब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है प्लस आप कोई ऐसा खास सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं तो आपको इसका टेस्ट नहीं कराना चाहिए, CT स्कैन का टेस्ट नहीं कराना चाहिए. क्योंकि अगर आप इसका कराते हो तो ये जो रेडिएशन है उससे कैंसर का कॉज बहुत बड़ा है. कैंसर बहुत बड़ा एक कॉज है बिकॉज ऑफ दिस CT रेडिएशंस. ठीक है ना. तो उस दिन मैंने आपको बताया था, आज वही चीज़ यहाँ पे फिर से आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है, ऑथर ने यहाँ पे फिर से इसी के ऊपर लिखा है. तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस. एंड CT का जो टेस्ट है वो अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं जब तक आपकी मतलब आप सिम्टोमेटिक नहीं है, पहली चीज़ तो. और दूसरा, आपका जो ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से कम है तब आपको ये टेस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज आप इस टेस्ट को ना कराएं. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस. तो अभी रिसेंटली मैंने ये भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर एक रूलिंग दी है, 3-2 की मेजॉरिटी से ये रूलिंग दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है. तो कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट यानी कि पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ना कि स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है ना. पहले इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐसा था. द अमेंडमेंट एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल, एक अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट है क्या. तो 102nd अमेंडमेंट जो है, इट एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. इसने बनाया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और एक आर्टिकल ऐड किया था, आर्टिकल 338B. याद रखिएगा, 102nd अमेंडमेंट एक्ट से ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था. और आपका एक आर्टिकल 338B आ गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में ये बनी थी. 5 मेंबर कमीशन था जिसका टास्क था मॉनिटरिंग सेफगार्डिंग मॉनिटरिंग द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, giving advice on their socio-economic development, inquiring into the complaints and making recommendations. ये सारे उसके recommendations थे. आर्टिकल ने एक और अमेंडमेंट ने एक और आर्टिकल ऐड किया था 342A विच इन इसके अंदर क्या था आर्टिकल 342A के अंतर्गत. तो प्रेसिडेंट शैल नोटिफाई ए लिस्ट ऑफ SEBCs इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो यहाँ पर इसके अंदर आर्टिकल 342A भी था जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की एक लिस्ट फॉर यूनियन टेरिटरी and states, and once this central list is notified, only parliament could make inclusion or exclusion in the list by the law. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कंक्लूड किया है कि एक बार ये लिस्ट आ जाती है जब प्रेसिडेंट के थ्रू, तो केवल और केवल पार्लियामेंट ही है जो कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता है. ठीक है ना. दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एंड further, a definition of socially educationally backward classes was added in the constitution. SEBC means such backward classes that are so deemed under article 342A for the purpose. तो याद रखिएगा डेफिनेशन के नाम पे यही लिखा हुआ है कि ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कि आर्टिकल 342A में मेंशन्ड है वो सारी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रहेंगी. अब ये अमेंडमेंट अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए आया क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया गया था, है ना. पहले तो उन्होंने 16% का दिया था, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा तो 12% का उन्होंने 12% और 13% का किया एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए. अब बात क्या थी यहाँ पे ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था इस रिजर्वेशन को. तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और यहाँ पे उन्होंने किया क्या था, महाराष्ट्र ने उन्होंने एक मराठा कोटा बनाया था एक नई कैटेगरी के अंतर्गत, SEBC कैटेगरी के अंतर्गत. ठीक है ना. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके पूरा बताया है कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है कि कोई नई बैकवर्ड क्लास वो बना सके. इसलिए मराठा कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास को नहीं बना सकती. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड एंड दैट इज व्हाई ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसको बैकवर्ड क्लास बना जाता है. इसलिए ये न्यूज़ में था और मराठा कोटा को इसी के थ्रू उन्होंने पूरा तरीके से रिजेक्ट कर दिया. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको याद आ गया होगा. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.